सभी बच्चों को मेरा स्नेह भरा नमस्कार। हम लोग इस समय जो पतंग नामक कविता है उसका व्याख्या पढ़ रहे हैं। इसके पहले के वीडियो में आप इसके पहले के कविता का जो आधे भाग का व्याख्या पढ़ चुके हैं। जो आधा शेष भाग है उसका व्याख्या इस समय हम लोग पढ़ेंगे। देखिए, पंक्तियां देखिए। जन्म से ही वे अपने साथ लाते हैं कपास, पृथ्वी घूमती हुई आती है उनके बेचैन पैरों के पास। जब वे दौड़ते हैं बेसुध, छतों को भी नरम बनाते हुए, दिशाओं को मृदंग की तरह बजाते हुए। जब वे पेग भरते हुए चले आते हैं डाल की तरह लचीले बेग से अक्सर। इसके पहले हम लोग पढ़ चुके हैं कि प्रातःकाल के शरद ऋतु का वर्णन किया गया है और उसमें बाल सुलभ चंचलता का वर्णन किया गया है। इस पंक्ति में कवि आलोक धनवा जी कहते हैं कि बच्चे जन्म से ही कपास लेकर के आने का तात्पर्य हुआ कि वो बचपन से ही मुलायम और कोमल होते हैं। उनका मन, उनका मस्तिष्क, उनका दिल कपास के तरह से कोमल और मुलायम होता है। घूमती पृथ्वी आती है उनके पैरों, बेचैन पैरों के पास, और वे बच्चे वह दिल से भी बिल्कुल उदार होते हैं, कोमल होते हैं, नरम होते हैं। और वो जब दौड़ते हैं, उछलते हैं, कूदते हैं, बेसुध होकर के पतंग के पीछे भागते हैं और खेलते हैं, किलकारियाँ भरते हैं, तो कवि का कहना है कि पृथ्वी भी घूम करके उनके बेचैन पैरों के पास आ जाती है। अर्थात पृथ्वी भी अपनी गति को उन नन्हे नन्हे पैरों की गति के रूप में ही परिवर्तित कर देती है और घूम घाम करके उनके पैरों के पास ही आ जाती है। जब वे बच्चे पतंग उड़ाते समय छतों को भी नरम बनाते हुए, यानी यहाँ बताए हैं छत को नरम बनाने का तात्पर्य हुआ कि छत स्वभावतः कठोर होता है, लेकिन जब बच्चे छत पर दौड़ते हुए पतंग उड़ा रहे हैं तो वह उनके पैरों से, उनके कोमल पैरों से वह कठोर छत भी नरम हो जाता है, मुलायम हो जाता है। दिशाओं को मृदंग की तरह बजाते हुए जब वे पेग भरते हुए चले आते हैं डाल की तरह लचीले बेग से अक्सर। डाल की तरह लचीले बेग का मतलब ये हुआ कि जिस तरह से झूला किसी पेड़ की डाल में लगा करके जब झूला जाता है, उसमें पेग भरने का मतलब जब झूला इधर से उधर जब जाता है पेग भरना, उसको बोलते हैं पेग भरना। तो ऐसा लग रहा है कि बच्चे का जो शरीर है वह बहुत कोमल होता है, मुलायम होता है, और जब ये दौड़ते हुए आते हैं तो ऐसा प्रतीत होता है जैसे झूले का जो पेग है उस तरह से उनके शरीर में लोच आता है और वो दौड़ते हुए आते हैं। और मृदंग बजने का तात्पर्य हो कि मृदंग का मतलब ये होता है कि एक वाद्य यंत्र है, तो दसों दिशाओं को मृदंग की तरह बजाते हुए, अर्थात बच्चे कोलाहल कर रहे हैं। पतंग उड़ाते समय बच्चे जब कोलाहल कर रहे हैं तो ऐसा लगता है कि सभी दिशाओं में एक मृदंग बज रहा हो, और जब वे दौड़ते हुए आते हैं उनके शरीर में जो लोच है ऐसा लगता है कि वह पेड़ की डाल में जो झूला लगा हुआ है और जो झूला झूलने का जो पेग होता है उस पेग की तरह उनके शरीर में लोच होता है। कभी आगे कहते हैं, छत के खतरनाक किनारों तक उस समय गिरने से बचाता है उन्हें सिर्फ उनके ही रोमांचित शरीर का संगीत। पतंगों की धड़कती ऊंचाइयां उन्हें थाम लेती हैं महज एक धागे के सहारे। पतंगों के साथ साथ वे भी उड़ रहे हैं अपने रंध्रों के सहारे। कह रहे हैं कि बच्चे जब पतंग उड़ा रहे हैं अपने छतों पर, तो छत का जो किनारा है, कभी कभी ऐसा होता है कि पतंग उड़ाते समय इतने बेसुध हो जाते हैं वह छत के किनारों तक आ जाते हैं और गिरने से बचते हैं। जब ऐसा लगता है कि अब गिरे तब गिरे, लेकिन जैसे ही उनके किनारों तक आते हैं उस समय गिरने से अगर कोई उन्हें बचाता है तो उनका रोमांचित कर देने वाला जो संगीत है, रोमांचित शरीर का संगीत, यहाँ देखिए, तो रोमांचित शरीर का संगीत का मतलब है कि उनके शरीर में जो रोमांच है, जो उत्साह है, जो उमंग है, वही उमंग, वही उत्साह, वही रोमांच उनको छत से गिरने से बचाता है। कभी आगे कहते हैं कि पतंगों की धड़कती ऊंचाइयां उन्हें थाम लेती हैं महज एक धागे के
सहारे। यहाँ थोड़ा भाव छिपा हुआ है कि जिस तरह से पतंग बहुत अधिक ऊंचाई में, अनंत ऊंचाइयों में उड़ रहा है, उसी तरह से बच्चों का मन, बच्चों की कल्पना भी अनंत ऊंचाइयों में उड़ती चली जा रही है। यानी उनकी कल्पना का कोई और छोर नहीं। जिस तरह से पतंग के उड़ने का कोई और छोर नहीं है, उसी तरह से बच्चों के जो है उनकी कल्पना का कोई और छोर नहीं है। जिस तरह से पतंग को एक पतली सी धागा उनको बांधे रहती है, नहीं तो पतंग न जाने कहाँ उड़कर चले जाएंगे, कितनी ऊंचाई पे चले जाएंगे, उसी तरह से जो बच्चों का एक रोमांच है या जो गिरने का एक जो संकेत है कि जैसे वो गिरते हुए बस, अर्थात वो सावधान होते हैं, और वही एक छोटी सी सावधानी उन्हें उनके कल्पना को बांधे रखती है कि बहुत अधिक कल्पना में नहीं रहना चाहिए, कल्पना में यथार्थ का पुट भी होना चाहिए। आगे कहते हैं, पतंगों के साथ साथ वे भी उड़ रहे हैं अपने रंध्रों के सहारे। रंध्र होता है जो जो रोम छिद्र होते हैं, उसको रंध्र बोलते हैं। तो कवि कह रहे हैं जिस तरह से पतंग उड़ रहा है, उस तरह से ये बच्चे अपने रोम छिद्रों के सहारे वो साथ साथ उड़ते हुए चले जा रहे हैं। इसके आगे वाली पंक्ति में कवि कहते हैं, अगर वे कभी गिरते हैं छतों के खतरनाक किनारों से और बच जाते हैं, तब तो और भी निडर होकर के सुनहले धूप के सामने आते हैं। पृथ्वी और भी तेज घूमती हुई आती है उनके बेचैन पैरों के पास। कहते हैं कभी कभी बच्चे पतंग उड़ाने में इतने बेसुध हो जाते हैं कि छत से गिर भी जाते हैं। कभी कभी ऐसा हादसा हो जाता है कि छत से ज़मीन पर भी गिर जाते हैं, और गिरने के बाद जो बच जाते हैं, हल्का फुल्का चोट आता है, और चोट आने के बाद जब बच जाते हैं तो अगले दिन फिर निडर होकर के, यहाँ देखिए, सुनहले सूरज के सामने वो निडर होकर के आते हैं। अर्थात वो गिरने, एक बार गिर गए तो ये नहीं कि वो उसमें हताश हो गए, चाहे निराश हो गए, या उनके अंदर किसी प्रकार की नकारात्मक भाव पैदा हो गया। वो फिर अगले दिन सुबह आते हैं और बिल्कुल निडर होकर के आते हैं। सुनहरे सूरज के सामने आने का तात्पर्य हुआ एक नया सवेरा, एक नया दिन और एक नए उत्साह, नए उमंग के साथ वह आते हैं। उनके मन में किसी प्रकार का नकारात्मक भाव नहीं रहता है कि मैं गिर गया हूँ और इसके बाद मैं पतंग नहीं उड़ाऊंगा। यानी कि वह अपना जो मंजिल है, उस मंजिल को प्राप्त करने में जो बाधा और रुकावट है, वह जो है कि उसको पार करके अगले दिन फिर अपने मंजिल तरफ बढ़ने का प्रयास करना शुरू कर देते हैं। पृथ्वी और भी तेज घूमती हुई आती है उनके बेचैन पैरों के पास। और ऐसा प्रतीत हो रहा है जब उनके मन में जब उत्साह फिर जागृत हो जाता है, अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के एक नई जागृति जब जैसे स्वतः उनके अंदर पैदा हो जाती है, तो पृथ्वी भी तेजी से घूमती हुई उनके बेचैन पैरों के पास आती है। अर्थात प्रकृति भी उनका साथ देना शुरू कर देता है और उन्हें मंजिल तक पहुंचा ही देता है। तो इस अंतिम पंक्ति के माध्यम से कवि यह कहना चाहते हैं कि अगर हम अपनी मंजिल की तरफ बढ़ रहे हैं और बीच में कोई रुकावट या बाधा अगर आती हो, तो हमें हताश और निराश नहीं होना चाहिए, क्योंकि वह एक प्रक्रिया है। हम जब चलेंगे तो हमें ठेस लगेगा, हम गिरेंगे, लेकिन गिर करके अब फिर हम न चलें, यहीं से हमारी मंजिल रुक जाती है। गिरना और फिर चलना, फिर गिरना, फिर चलना, लेकिन जो चलता रहता है उसे मंजिल प्राप्त हो जाती है। कभी वही कहना चाहते हैं कि जैसे बच्चे छत से गिरते हैं, फिर अगले दिन निडर होकर के दोबारा छत पे आकर के पतंग उड़ाना शुरू कर देते हैं, उसी तरह से हमारे रास्ते में आने वाली जो भी बाधा है, जो भी रुकावट है, उस रुकावट और बाधा को दूर करते हुए हमें अपने मंजिल की तरफ निरंतर आगे बढ़ते रहना चाहिए। तो यह है कविता का अर्थ और साथ में इसका भाव। और इसके पहले वाले उसमें वीडियो में मैं काव्य सौंदर्य के बारे में चर्चा कर चुका हूं। आप वहां से इसके काव्य सौंदर्य और बिंब विधान के बारे में मैं जिक्र कर चुका हूं, वहां से उसका अध्ययन कर सकते हैं। अब इसके बाद हम लोग अगली कविता के रूप में फिर मिलते हैं, तब तक आपसे हम विदा लेते हैं।